इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है हम न्यूज इंडिया के लोग। और आज के हमारे खास मेहमान है संजीव शर्मा, जो कि हमारे चैनल में न्यूज इंडिया में गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं बहुत सारी बातें क्योंकि इनके पास हैं आपसे साझा करने के लिए, इसलिए मैं टाइम वेस्ट ना कर रही, सीधे आपको उनसे मिलवाती हूँ। संजीव, चलिए शुरुआत कर दीजिए उस खास चीज की जिसके लिए हम अपने दर्शकों से जुड़ते हैं, यानी अपने सफर की। नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि हमारे सामने चारुल शर्मा जी हैं जो कि हमसे सवाल करने वाली हैं। और ये क्या सवाल करने वाली ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं गेस्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और गेस्ट कोऑर्डिनेटर में हमेशा सवालों का जवाब देना नहीं होता, लेकिन आज यहाँ पर मुझसे ये जवाब लेंगी। और जवाब देना हमेशा एक पत्रकार के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पत्रकार क्या करता है, सवाल पूछता है, लेकिन यहाँ पर ये चारुल जी मुझसे सवाल करेंगी आज, तो मुझे आज इनके जवाब देने हैं। आज हमारी अदालत में है संजीव, वो सबसे अच्छी चीज आपने नोटिस करी, खुद ही एंकरिंग भी कर रहे हैं। मतलब आधा मोर्चा तो उन पे है और बाकी का जो मेरा काम है ये खुद उसे भी करने लगे हैं। अच्छा संजीव, सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ से आप हैं, अपने शहर के बारे में, अपने गांव के बारे में कुछ बताइए, हमें कहाँ से आते हैं आप? चारुल जी, मेरी शुरुआत बरेली से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहां का मैं रहने वाला हूं। जब मैं शुरुआती दौर में पत्रकार, अगर लोग सोचते हैं कि पत्रकार कैसे लोग बन गए, तो मेरी शुरुआत इस तरीके से हुई जब मैं बचपन में, क्योंकि मेरी मम्मी प्रधान थी और मैं शहर में पढ़ाई करता था और मैं अपने गाँव कभी कभार जाता था। जब मैंने होश संभाला तो मम्मी प्रधान तो वही सारी चीजें हुआ करती थी, गाँव जाता था, राजनीति से जुड़े हुए लोग मिलते थे। जब मैं 6 7 में पढ़ता था तभी से मेरे अंदर बहुत कुछ होने लगा था, बहुत कुछ लगता था, लोगों को लगता था कि मैं लोगों की हेल्प करूं, लोगों की मदद करूं, इस तरीके कुछ। तो मुझे लगता था कि पत्रकारिता ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां से लोगों की मदद की जा सकती है। और जब मैं अपने गांव पहुंचता था तो लोगों के पास बैठता था, लोग आते थे, उनके पास, पापा के पास आते थे, कहते थे कि लोग अपनी समस्याओं को बताते थे। जब समस्याओं को लोग बताते थे तो बहुत सी समस्याएं ऐसी होती थी जिनका समाधान नहीं होता था। फिर ये सब इन्हीं चुनौतियों के बीच में पला बढ़ा कि गांव की चुनौतियां थी, मैं शहर में रहता था। फिर उसके बाद लेकिन मुझे अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। जब अखबार में इतना ज़्यादा पढ़ता था कि अखबारों की कटिंग तो निकाल करके रखता था। अच्छा, मतलब ये पत्रकारिता का जो कीड़ा है ये बचपन से ही रहा है। चाहे डॉक्टर भरत झुंझुनवाला हो, चाहे राजीव शुक्ला हो, तमाम फहरिस्त थी, लंबी फहरिस्त, कुलदीप नैयर, इन सबको मैं इतना ज़्यादा पढ़ता था कि मतलब ये अखबार आता था तो सोचता था कि यार ये कटिंग जो है ना बहुत अच्छा सा मैंने लिखा, तो इसको पढ़ना चाहिए मुझे, तो उस कटिंग को निकाल के रख लेता था। अच्छा, हाँ। फिर ऐसे करते करते मैं 12th में आया तो 10th पास किया तो पापा बोले ऐसा करो, साइंस ले लो, वो विज्ञान वर्ग से करो और बायो से पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो। लेकिन मुझे कभी बायो और मैथ ये सब रास नहीं आता था, मुझे लगता था लिटरेचर। तो मैंने 11th से ही अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला अपना सब्जेक्ट लिया और जाकर के 12th पास किया। ग्रेजुएशन में भी यही सब्जेक्ट रखे। ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री लिया, ज्योग्राफी लिया, पॉलिटिकल साइंस लिया, इकोनॉमिक्स लिया और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट लिया। अच्छा, एक चीज़ और थी सर, जब मैं पढ़ाई कर, जब मैं गांव में रहता था और शहर में रहता था, गांव से शहर में आता था, शहर से गांव में जाता था, तो मुझे एक चीज़ लगती थी कि मैं अगर किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो 2 ही फील्ड में जाना चाहिए मुझे। या तो मैं MSW करना चाहता था या मास कम्युनिकेशन। जब मास कम्युनिकेशन, अब चूँकि MSW यह था कि थोड़ी सी चुनौतियाँ अलग थी, उसकी थोड़ी सी राह अलग थी, तो मैंने सोचा कि मास कम्युनिकेशन कर लिया जाए। फिर मैंने मास कम्युनिकेशन करना शुरू किया अपना। और मास कम्युनिकेशन जब किया तो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी कैंपस, मैंने सोचा कहाँ से किया जाए, तो मैंने इसके लिए कई जगहों पर फॉर्म डाला था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के बाद मैं आगरा यूनिवर्सिटी में मैंने सोचा कि वहाँ एडमिशन लिया जाए। अच्छा, दिल्ली का इसलिए नहीं था, दिल्ली में लोग मेरे संपर्क में थे लेकिन ज़्यादा संपर्क नहीं था दिल्ली का, तो मेरे जो दोस्त थे वो आगरा में थे, कुछ दोस्त इलाहाबाद में थे। तो फिर मैंने क्या किया, चलो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस से मास कम्युनिकेशन करना जाए, तो वहाँ से फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया। और मास कम्युनिकेशन करने के बाद में फिर उसी दौरान, मतलब जहाँ पढ़ाई करता था वहाँ, इससे पहले मैं ग्रेजुएशन बरेली कॉलेज में था, बरेली कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो बरेली कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के दौरान मेरी वहाँ के जो शासक करते थे उन लोगों से, तमाम लोगों से जाती थी, तो जान पहचान थी, क्योंकि अब जब आप पत्रकारिता की सोचते हो तो आप लोगों से मिलना सारी चीज़ें आपके अंदर रहती है, आपके जहन में बस जाता, फूल में बसा होता, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको कैसे रहना है, किस लोगों से बातचीत करना है।
तो फिर उन्हीं के साथ मेरी कनेक्टिविटी भी वहाँ के छात्र संघ में थे, उनकी जान पहचान थी जो वहाँ के राष्ट्रीय अखबार है, बड़ा बैनर का, तो उनके सिटी चीफ थे, उनसे जान पहचान थी। फिर उनके माध्यम से मुझे उनसे मिलना जुलना होता था, उनके घर जाता था मैं। तो ऐसे करते करते फिर मैंने वो अखबार ज्वाइन कर लिया, वो अखबार ज्वाइन किया, वहाँ पर मैं रिपोर्टिंग की मैंने। संजीव, आपकी जो ये जर्नी है बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ मैं क्योंकि कमेंट सेक्शन लगातार देखती हूँ, तो वहाँ से एक कमेंट आया है कि आवाज ज्यादा गूंज रही है, तो हम अपने दर्शकों को बताएं, हमारी जो टेक्निकल टीम है इस पर जरूर काम करेगी। आपको कोई भी अगर कहीं से भी कोई भी कमी नजर आती, कोई भी कमेंट सेक्शन में आप जाकर हमसे अपनी समस्याएं जो है बता सकते हैं। हमारे लाइव से जुड़े हुए, हमारे प्रोग्राम से जुड़ी हुई कोई भी अगर आप करेक्शन चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं, तो वो आप हमसे लगातार जिक्र कर सकते हैं। संजीव, आप बता रहे थे आवाज आपको थोड़ी सी और ज्यादा तेज करनी होगी ताकि लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त वो आपको सुन सके। अच्छा, आपके बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। संजीव जी, आप अपने बरेली के अनुभवों के बारे में बताइए। बरेली के अनुभव के बारे में आपसे लोग जानना चाहते हैं। अवधेश जी बता रहे हैं कि झुमका गिरा बरेली के बाजार में, उसी बरेली से है ये? बिल्कुल, झुमका अब तो झुमका गिरा रहा है, इसी वजह से झुमका चौक बना दिया गया बरेली के अंदर। झुमका चौक भी बन गया है, लेकिन ये समझ नहीं आता झुमका गिराने वाला जो ये आपने मेरा सवाल चुरा लिया। मैं जानना चाहती थी बरेली में झुमका गिराने का मतलब सेंस क्या है इसकी कहानी? झुमका गिराने की जो झुमका है वो आज तक मुझे भी नहीं पता वाकई बरेली में झुमका गिरा था कि नहीं गिरा था, कि कैसे। क्योंकि एक फिल्म आई थी वल्लाह साइनी थे, जने 1986 के करीब में एक फिल्म आई थी शायद। अच्छा। तो उसी दौरान ये एक गाना गाया गया था, झुमका गिर गया था। हाँ, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो वहीं से शुरुआत हुई, तब से बरेली को लोग जानते हैं ना। तो बरेली को लोग किसी से आप कहते हैं ना कि मैं बरेली का रहने वाला हूँ, तो लोग कहते हैं कि क्या वही शहर है ना जहाँ झुमका गिरा था। आपको हाँ, नहीं पता किससे गिरा, कैसे? तो ये तो मुझे भी नहीं। एक कमेंट आया, हाँ, उठाया किसने था फिर ये बता दीजिए। उठाने वाले का, उस चोर का नाम और कौन था वो तो आज तक नहीं पता चला है, कौन था कौन नहीं था। देखिए, आप बरेली से हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कहाँ गिरा, कैसे गिरा, किसने उठाया। जानकारी अधूरी है आपकी गेस्ट कोऑर्डिनेटर साहब। अच्छा, अपने परिवार के बारे में आपने हमसे जिक्र किया। कमेंट सेक्शन पर हम लगातार जाते रहेंगे क्योंकि देखिए जो जनता हमसे जुड़ी हुई है उनके सवालों अच्छा, को मैं चारू जी यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, पत्रकारिता की जो शुरुआत आपने पूछी थी, पत्रकारिता की शुरुआत और सारी चीजों को लेकर के, ये तो अभी मैंने पूछा ही नहीं। आपने किया था सवाल, क्या था? मुझे याद आ रहा है कि आपने पहले किया था शायद सवाल, तो मैं उसी जवाब मैंने कहा था ना, एंकर की आधी भूमिका संजीव नहीं खुद ही निभा रहे हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि आप रोज देखते होंगे ना प्रोग्राम, पता है कि ये सवाल आने वाला है, तो आपने तो खुद ही सोच लिया, मुझसे भी पूछा है। मैं बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ शुरुआत। फिर मैं बरेली में हिंदुस्तान अखबार में अपना करने लगा। हिंदुस्तान अखबार में मैंने शुरुआत कर दी, तो वहाँ पर मैं मुझे भेज दिया जाता था। शुरुआती दौर में मुझे दिया जाता था कि आप जाइए यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी में जाकर के वहाँ की चोरियों को निकालिए। कभी कह दिया जाता था कि आप एक काम करिए जाकर के, जैसे नवरात्रा हुआ तो नवरात्रा में कह दिया जाता था कि आप मंदिर जाइए, मंदिर की स्टोरी करके ले गई। तो यही सारी स्टोरियाँ मैं करता था बरेली के अंदर, अपना हर जगह घूमता रहता था। तो हमारे वहाँ पर संपादक महोदय थे, वो जाकर के जब मैं अपनी स्टोरी आता था लेकर के, फिर मुझे कह दिया जाता था आप उसको लिखिए। तो जब लिखने बैठता तो मेरे पास सब कम पड़ जाते थे। तो कहते थे यार ऐसे नहीं, इस तरीके से उसको और बढ़ा चढ़ा करके पेश करो। धीरे धीरे वही सारा कुछ होता चला गया। मैं अपना, लेकिन हर जगह पर एक होता है कि सारा कुछ किस तरीके से, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये कल का आया हुआ लड़का, ये कैसे, तो फिर ऐसे करके सारी चीज़ों को हुआ। ईगो हर्ट हो गया आपका? तो कल का आया हुआ लड़का, हाँ, मतलब यही होता है, ज़्यादातर आप जानती है किस तरीके से होता है। हाँ, में शुरुआती दौर में तो ऐसा लगता है कि जाकर के वो सारी चीज़ें। तो मुझे फिर कहा गया अच्छा संजीव फिर डेस्क पे करो। फिर मैं डेस्क पे करने लगा। फिर डेस्क पे करने के बाद फिर मुझे वहाँ के जो सिटी चीफ थे उन्होंने कहा कि नहीं संजीव तुम फील्ड में जाओ। फिर फील्ड में गया। फिर अचानक से फिर ये हुआ कि जाकर के बरेली से बाहर निकलना चाहिए। बरेली अपना होम टाउन था, तो बरेली में मुझे लगा कि अब जाकर के नहीं, यहाँ नहीं, बाहर। तो मेरा दोस्त था अमर उजाला में, वो एक संस्थान में था, अखबार में था, तो उसने मुझे मुरादाबाद बुलाया। फिर वहाँ मुरादाबाद में गया। मुरादाबाद में करने के बाद फिर अमरोहा में मैंने थोड़े दिन रिपोर्टिंग की। अमरोहा में जुड़ा। अमरोहा में करीब में रहा हूँ 6 या 7 महीने तक मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग की। फिर अमरोहा के बाद रिपोर्टिंग करने के बाद अखबार की दुनिया से फिर मैंने सोचा अखबार की दुनिया से निकलने के बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ कदम बढ़ाया। आपको ये समझ आए कि अखबार में तो कम से कम वो नहीं मिलने वाला है जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस तरीके से आया था कि एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल था, तो वहाँ पर 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान, 2012 का जो विधानसभा चुनाव था उस दौरान उनको बरेली में जरूरत थी लोगों की, उनके पास कोई था नहीं बरेली के अंदर। तो 2012 में उस चैनल के लिए मैंने वही सब कुछ उनके लिए मैंने चुनावी यात्रा जो थी उनकी, उसके लिए मैंने रिपोर्टिंग वगैरह सारा कुछ किया उनके लिए।
वहाँ पर उनको एक ग्राउंड के लिए उनको ग्राउंड चाहिए था, क्योंकि उनको अपना प्रोग्राम करना था, तो वो सारी परमिशन दिलाना, वो सारा काम किया। तो इससे वहाँ पर राष्ट्रीय जो चैनल था उससे यहाँ नोएडा के अंदर उनसे जान पहचान हुई मेरी, वहाँ पे जो एडिटर इन चीफ थे उनसे जान पहचान हो गई इसी दौरान। फिर मैं अखबार की दुनिया से निकलने के लिए मैंने एक बार ऐसे ही मैंने फ़ोन किया उनके पीएस को, मैंने फ़ोन किया जो एडिटर इन चीफ है नोएडा के अंदर जो रहते हैं, तो उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मैडम मैं संजीव बोल रहा हूँ और ऐसे करके आपसे बात हुई थी मेरी, तो आपने कहा था कि आइए कि जब भी आपको नोएडा आना हो ना तो मुझसे फ़ोन करिएगा। तो मैंने कहा मैंने आज आपको फ़ोन कर लिया। तो बोली हाँ बिल्कुल आइएगा संजीव, जब भी आपको मौका मिले नोएडा आने का तो आइएगा। फिर मैं ऐसे ही दोस्त के पास मैंने कहा चलो घूमने जाया जाए नोएडा के अंदर। नोएडा घूमने आया। जब मैं घूमने के लिए आया नोएडा तो फिर उसके घर रुका 5-6 दिन रुकने के बाद फिर मैंने कहा चलो वो संस्थान देखा जाए कहाँ पर है। तो मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा मैं नोएडा आ चुका हूँ और कल मैं चाहता हूँ कि आपसे मुलाकात हो। तो हाँ अब अपना मतलब वादा मैंने सोचा अब वो वादा पूरा करेंगी कि नहीं करेंगी वो तो वक्त ही जानता था किस तरीके से वो क्या करने वाली थी वो। तो ऐसे करके फिर उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने अपना एड्रेस दिया और मैं उस संस्थान में पहुंचा। जब मैं उस संस्थान में पहुंचता हूं तो जाकर के मैं रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन पर पहुंचा और मैंने कहा बैठ गया। तो वहाँ जो एचआर थे तो वो मेरे पास आए, बोले मैं एक सेकंड के लिए मैं इंटरप्ट करूंगी, तुम भले ही इधर देख के जवाब दो लेकिन वहाँ से वो लगातार बोल रहे हैं कि थोड़ा जोर से बोलना है, तो मैंने उन्हें अवॉइड किया। तो बाद में फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी देखने हैं इसके, इससे थोड़ा सा जोर से बोलो। तो क्या हुआ कि फिर मैं अपना रिसेप्शन पर बैठा हुआ था और वो एचआर वाले आए और बोले कि क्या मतलब किसी से मिलने के लिए आए हैं या इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा सर वो इंटरव्यू के लिए आया हुआ था। तो बोलते अच्छा इंटरव्यू के लिए आया हुआ। तो एक उन्होंने फॉर्म दे दिया मुझे, फॉर्म मैंने भरा। और तब तक क्या हुआ, जो एडिटर इन चीफ थी उनकी जो पीएस थी उनका कॉल आ गया, बोली संजीव कहाँ हो तो मैंने कहा वो तो आपके ऑफिस में बैठा हुआ, बोले अंदर आ जाओ। मैं उनके केबिन में पहुंचा और केबिन में पहुंचने के बाद वहाँ देखा तो सर थे, चेयरमैन सर थे, वो भी बैठे हुए थे। तो बातचीत होने लगी। तब तक अचानक से एचआर होते आते हैं और देख लेते हैं। हाँ इससे पहले एचआर मुझसे पूछते कि यहाँ बताइए किसी को जानते हैं चैनल के अंदर। मैंने कहा हाँ जानता हूँ, उन्हीं लोग का नाम बता देता हूँ। उनके पास जो बरेली में मिले थे तो मिलने के बाद में उनसे बातचीत होती है। फिर वो एचआर देख लेते हैं, एचआर देखते हैं कि यार तो बॉस को ही जानते हैं, वहाँ से जड़ने की हाँ वहाँ से जर्नी की। अच्छा, आपने अभी जो बरेली में ग्राम प्रधान के चुनाव हुए हैं इसमें संजीव जी ने पीके की भूमिका निभाई है, ऐसा भी कुछ है? चुनाव में भूमिका क्या ऐसा होता है कि देखिए जिन्होंने ये सवाल किया है उन्हें पता ही है कि भैया घर में प्रधान है तो फिर ये तो पीके की भूमिका निभाएंगे ही। तो मतलब जनता से भी आपका अटैचमेंट जो था बहुत ज्यादा रहता है, अभी भी रहता है, अभी भी रहता है। गांव से लगातार ग्राम पंचायत के लोग, मुझे लगता है मुझे तुम्हें सवाल की सिर्फ हिंट देनी चाहिए, मेरा सवाल पूरा नहीं होता तुम्हारा जवाब आना शुरू हो जाता है। अभी भी बहुत सारे लोगों के फोन आते रहते हैं मेरे पास, फोन कॉल्स आते हैं कि या ऐसा करो कि वो आवाज़ की प्रॉब्लम है या किसी की प्रॉब्लम है। और कभी कभी ये लगता है कि पत्रकार हूँ तो उनकी समस्याओं का समाधान भी मुझसे जल्दी हो जाता है, इसलिए उनको उम्मीदें भी रहती हैं। लेकिन अब तो बहुत कम जाना होता है कि एक साल में घर जाता हूँ, गाँव के लिए जाना है। लेकिन गाँव के लोग अभी भी मुझे लगातार संपर्क में रहते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कुछ स्ट्रगल के बारे में हमें बताना चाहोगे कि जहाँ तुम्हें लगा कि चुनौतियाँ बहुत सारी थी और तुमने उनका डटकर सामना भी किया? हाँ जब मैं दिल्ली के लिए आया था, नोएडा के लिए पत्रकारिता में, तो अच्छा मेरा सपना था रिपोर्टिंग का। और शुरुआती दौर में जब आया तो मैं डेस्क पे बैठाया गया, डेस्क पे खबरें वगैरह लिखता था। डेस्क पर खबरें लिखने के बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पर इनपुट हेड थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनसे मैं कहता सर मुझे रिपोर्टिंग में जाना है। 2013 में मैंने चैनल ज्वाइन कर लिया था। तो उस दौरान मैं उनसे कहता था कि सर मुझे रिपोर्टिंग में जाना है। तो कहते थे संजीव अभी तुम अच्छे हो जाना रिपोर्टिंग में। तो हालांकि मैं फील्ड में जाता भी था, तो फील्ड में जाना आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग भी की। रिपोर्टिंग करने के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वही जाकर के ऑफिस के अंदर जो होता उसी में जाकर के अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन के काम में तुम्हें लगता है कि कोई चुनौती होती है? क्योंकि हर प्रोग्राम आप कोई भी मतलब आपका फील्ड हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे ग्राफिक्स में है, आईटी में है, कोऑर्डिनेशन में, किसी भी चीज़ में, आपको क्या लगता है आपकी फील्ड में गेस्ट कोऑर्डिनेशन में क्या चुनौतियाँ होती हैं?
चुनौतियाँ गेस्ट ऑडिटर के लिए चुनौतियाँ ये होती हैं कि जैसे आप आज उससे कहा कि आपको समझो ऐसा है कि तालिबान का मुद्दा है, तालिबान के मुद्दे पर आपको बुलाना है, तो अभी जाकर के मैं क्या करूँगा कि एक डिफेंस एक्सपर्ट ढूंढूंगा, फिर जाकर के एक पूर्व राजनयिक जुड़ूंगा फिर इसके साथ। लेकिन जब चुनौतियाँ जब आ जाती है, मान लिया 6 बजे का प्रोग्राम है हमारा और 6 बजे में 5:30 बजे क्या हुआ, डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं हमारे साथ, कहते हैं संजीव जी ऐसा है कि आज तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई और मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा। तो तब उस दौरान चुनौतियाँ होती, मुझे अटेंड कोई ना कोई गेस्ट पे करना होता। लेकिन ऐसा कोई खास चुनौतियाँ इसी टाइप की होती हैं, वैसे तो कोई चुनौतियाँ इतनी नहीं होती हैं। बाकी तो डेली क्या करते करते अब तो हो गया, अनुभव हो जाता है कि आप क्या करना है, किस तरीके से करना है, चुनौतियों का सामना कैसे करना है। तो अब तो खैर चुनौतियाँ नहीं लगती हैं। शुरुआती दौर में जरूर हाँ चुनौतियाँ लगती थी, लगता था कि यार अब जाकर के ये कैंसिल कर दिया तो मैं कहाँ से दूसरा लाऊंगा। और जब आप करते रहते हो ना, एक लंबे समय से काम करते हो इस फील्ड में, तो आपको अनुभव हो जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं यार कोई नहीं, हो जाएगा। आपको 10 मिनट पहले भी अगर कोई कैंसिल होता तब भी आपको लगेगा नहीं, आपको डर नहीं लगेगा। एक हमारे कमेंट सेक्शन में सौरभ श्रीवास्तव हैं जो पूछ रहे हैं कि बरेली में विधानसभा में जनता का मूड क्या है। हालांकि सौरभ ये हमारी थीम से हटके सवाल है, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा कमेंट करके कहा कि हमारा सवाल भी एक बार ले लीजिए। तो इसे एक बहुत छोटे से शब्दों में हालांकि इन चीजों पर, पॉलिटिकल मुद्दों पर हम अलग से लाइव आते हैं, बातचीत करते हैं। बता सकता हूँ मैं आपको बरेली बहुत छोटा सा, क्योंकि अभी हम आपकी जर्नी जानना चाहते हैं और चुनावों से जुड़ा हुआ मुद्दा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन बहुत छोटे से। इस वक्त बरेली की जो विधानसभा है, सारी विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यहाँ पर टोटल जितनी भी विधानसभा सीटें हैं सभी पर। लेकिन देखा जाए तो इस बार कुछ विधानसभाओं पर चुनौतियां मिल सकती है। जैसे बहरी विधानसभा है, बरेली में विधानसभा पड़ती है, तो वहाँ से विश्वास समाजवादी पार्टी को अच्छी सी समाजवादी फाइट करेगी बीजेपी के साथ, क्योंकि वो पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ रह चुकी है। वो फरीदपुर विधानसभा हो गई, फरीदपुर विधानसभा के अंदर भी इस बार चुनौतियां मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब कड़ी टक्कर मिलेगी यहाँ पर। दूसरी तरफ देखा जाए नवाबगंज विधानसभा, ये भी समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ हुआ करता था, यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी चुनौती मिलेगी इस बार। तो लेकिन कैंट और जो बरेली शहर विधानसभा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजबूत रही है, तो इस बार भी वहाँ पर मजबूत रहने वाली है। चलिए, हमें उम्मीद है सौरभ आपको अपना जवाब मिल गया होगा। हम वापस आते हैं संजीव के सफर पर। अच्छा संजीव, बहुत सारे दिलचस्प किस्से होते हैं हमारी जिंदगी में। कोई दिलचस्प किस्सा ऐसा जिसे जब भी आपके जहन में आया, आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट जो अभी आई ऐसी दोबारा आ जाती हो, ऐसा कोई किस्सा हमारी जनता के साथ शेयर? ऐसे किस्से तो बहुत सारे होते हैं लोगों की जिंदगी बस से। एक शेयर कर दीजिए, हमारे पास वक्त भी कम है, लेकिन जनता को भी तो पता होना चाहिए संजीव जी के बारे में। ऐसा किस्सा जब हुआ करता था, जब मैं शुरुआती में जब 2013 में आया था, जब मैं 13 में आया था, तो मुझे रिपोर्टर बनने के लिए इतना बड़ा मेरे अंदर क्रेज था कि मैं रिपोर्टर ही बनूंगा। तो मैं शीशे के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करता था, घंटों प्रैक्टिस करता था कि यार ऐसे करके ऐसे बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमेशा बॉस को खुश करने के लिए, कि दिखाने के लिए, देखे सर मैं इशू कर सकता हूँ, तो इस मुद्दे पर इतना बेहतर बोल सकता हूँ। तो ये सब चीजें करने के लिए हमेशा प्रैक्टिस, शीशे के सामने खड़े होना, आईने के सामने खड़े होना। दिलचस्प किस्सा जो है ये आपके एक तरह से स्ट्रगल भी है कि आपने किस तरह आईने के सामने खड़े होकर मेहनत की है और उसके बाद उसका नतीजा भी आपको मिला। तो ये रिपोर्टर से गेस्ट कोऑर्डिनेटर कैसे? गेस्ट कोऑर्डिनेटर का ऐसा हुआ था कि मैं जब डेस्क पे होता था, तो मेरे सामने कोई खबर जब आती थी, तो मुझे लगता था कि इस खबर पर कोई बड़ा ही चेहरा जुड़ना चाहिए। अगर जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी खबर है, तो मुझे लगता था कि जेडीयू का कोई बड़ा नेता इस पर जुड़ना चाहिए। तो ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई खबर है, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कोई बड़ा प्रवक्ता ही होना चाहिए। तो ये सारी का रिपोर्टर के लिहाज से सोचा कि अगर मैं हूँ तो मेरे सामने ये होना चाहिए। टीवी पर जो जाना चाहिए वो एक अच्छा सा जाना चाहिए मैसेज, और यहाँ पर कोई ऐसा गेस्ट जुड़े जाकर के जो लोग जिसको सुनना पसंद करते हैं। तो ये करते तो ये चीज मेरे अंदर थी। तो अचानक से क्या हुआ कि 2016 में मेरा साथ में जो असाइनमेंट हेड थे वहाँ पर, और गेस्ट कॉन्ट्रेक्टर जो देखते थे, गेस्ट कॉन्ट्रेक्टर हेड थे विवेक चौधरी, तो उनकी सड़क हादसे में डेथ हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, चूंकि वो बहुत अच्छा काम करते थे, इतना अच्छा था कि उनके मतलब ये होता था कि जैसे गेस्ट कॉन्ट्रेक्टर की जो जिम्मेदारियां लोगों के पास होती थी, वो बड़ी बखूबी निभाते थे। समझ गए ना, इशारा पीछे से आ गया है कि वक्त बहुत कम है, लेकिन क्योंकि हम अपने जो ऑडियंस है, हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, उनके लगातार कमेंट्स लेते हैं। लास्ट में एक उज्जवल है जो पूछ रहे हैं कि एस्पायरिंग जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जल्दी से जो जर्नलिस्ट हैं, जो अब रिपोर्टर बन रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि आपने रिपोर्टिंग की। रिपोर्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको पढ़ना बहुत ज्यादा चाहिए, आपको जानकारी है पूरी तरह से जर्नलिस्ट
पूरी तरीके से जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको हर मुद्दे पर आपकी अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए और आपको जितना पढ़ने लिखने का शौक होगा उतने ही अच्छे आप जर्नलिस्ट बनेंगे। तो आप सबसे पहले पढ़ना, लिटरेचर भी होना चाहिए, हर वैरायटी। आप ये नहीं कि आप अगर रिपोर्टर बन रहे हो और आपको अगर नॉलेज नहीं है तब आपको फिर रिपोर्टर नहीं बन सकते हो। आपको कोई भी नेता के आगे आपको झुकना पड़ जाएगा। अगर आपके अंदर नॉलेज होगा तो आप बेझिझक होकर के किसी से सवाल करोगे आप। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे कमेंट्स थे अधिकतर हमने ले लिए हैं और इसी के साथ कमेंट सेक्शन से अब मैं विदाई लूंगी और इस आज की सीरीज से भी संजीव आपसे भी विदा लेंगे। हम न्यूज रूम में जाके काम करेंगे, ये नहीं है कि यहाँ से घर चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। हमारे साथ इस लाइव में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर। बाय बाय।